Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with फरमान। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 है। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट को। इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट को। इसके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के थर्ड और लास्ट पार्ट को। फर्स्ट स्लाइड हमारे पास है इस पार्ट का कि मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ डिजीज़ काजेशन। देखो, अगर एक पर्सन हेल्थी है तो इसका मतलब कि उसको डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर एक पर्सन को डिजीज़ होता है तो उसके कुछ मॉडल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक पर्सन को डिजीज़ कैसे होता है, किस पैटर्न के से एक पर्सन को डिजीज़ होता है। तो ये हमारे पास जो 4 मॉडल्स हैं, इसको आप लोग MCQs के लिए भी याद रख लें और इससे आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ह्यूमन डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ होस्ट एजेंट एंड इन्वायरमेंट। तो एक तो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड है कि एक पर्सन या ह्यूमन बीइंग को डिजीज़ कैसे होती है, इसको हम कहते हैं होस्ट। जो जिसको डिजीज़ हो उसको हम होस्ट कहते हैं। कोई ऐसा एजेंट जो डिजीज़ काज करने की सलाहियत रखता हो वो उसके साथ इंटरेक्ट होगा। इन्वायरमेंट भी सूटेबल होना चाहिए कि जो एजेंट और होस्ट को इंटरएक्ट कर सके। तो जब एजेंट होस्ट की तरफ पहुंचेगा और इन्वायरमेंट भी सूटेबल होगा तो उस पर्सन या होस्ट में डिजीज़ काज हो जाएगी। डिजीज काजेशन इज यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ 4 मॉडल। 4 मॉडल हैं जो अलग अलग तरीके से डिजीज काजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जम्स थ्योरी है, सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, थर्ड व्हील ऑफ काजेशन और फोर्थ वेब ऑफ काजेशन। तो एक एक करके अब हम पढ़ेंगे और आप लोग इन मॉडल्स को या थ्योरीज को समझने की कोशिश कर लें कि ये कंसेप्ट आप लोगों का इसके बारे में क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है जम थ्योरीज ऑफ डिजीज। तो जम थ्योरी ऑफ अ डिजीज जो रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर ने दी, उन्होंने क्या कहा कि एवरी ह्यूमन डिजीज इज काज्ड बाय अ माइक्रोब और जम which is specific for that disease and one must be able to isolate the microbes from the disease human being। तो जो जम्स थ्योरी ऑफ अ डिजीज है जो रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने दी, उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग में जितनी भी बीमारियां आती हैं वो तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आती हैं। वो पर्सन जिसको डिजीज हो तो आप उसके बॉडी से उस जम्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो जम थ्योरी ने क्लियर कट बता दिया डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही से होती है, और जो डिजीज पर्सन होगा आप उसके बॉडी से ब्लड से क्या कर सकते हैं, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने उसमें डिजीज काज की है आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो आजकल हमारे पास डिफरेंट जो है ना कंसेप्ट इसी के बेस पे काम करते या नहीं करते। हम कहते हैं इस मरीज को टीबी है, तो टीबी किस वजह से है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। आप उस पर्सन का ब्लड टेस्ट या ब्लड कल्चर करोगे, डायरेक्ट वो बैक्टीरिया आपके पास आ जाएगा। तो वो बैक्टीरिया, वो जम्स, वो माइक्रोब्स जिसने डिजीज काज की थी उस पर्सन में, तो आप उसको आइसोलेट भी कर सकते हो। तो ये डिजीज के बारे में जम्स थ्योरी थी, किसकी, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर की, और इसको आप लोग MCQs के लिए याद रख लें, ये जो इसका कंसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड जो कि एपिडेमियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये जो मॉडल है ये बताता है कि
होस्ट कहते हैं ह्यूमन बीइंग को जिसमें डिजीज हो। एजेंट वो आइटम्स या वो कंपोनेंट या वो एजेंट या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो रीजन या वो थिंग जो डिजीज काज करने की सलाहियत रखता हो। और इन्वायरमेंट तो हमको पता है, जो एजेंट और होस्ट के इंटरेक्शन के लिए इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक मरीज को टीबी है, तो टीबी जिस पर्सन को है उस पर्सन को कहते हैं होस्ट। टीबी किस वजह से है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से। अब इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंट कंजेस्टेड क्राउडी इन्वायरमेंट अगर हो तो उसमें डिजीज काज होता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड हमें कहता है कि अगर हम कहें कि एक पर्सन को डिजीज है तो उसके लिए एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्ट होना लाजमी है। वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो डिजीज होगा। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एजेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजीज काज कर सके। होस्ट लिविंग थिंग भी हो सकता है, यूजुअली ह्यूमन बीइंग जो डिजीज एजेंट की तरफ एक्सपोज हो। इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं जो या तो डिजीज के कराने में हेल्प करते हैं या आपको डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं जिसके इंटरेक्शन से किसी भी पर्सन में डिजीज होता है। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड में देख लें कि होस्ट क्या ससेप्टेबल होना चाहिए। ससेप्टेबल वो उस होस्ट को कहते हैं कि जो सेंसिटिव हो उस एजेंट की तरफ। अब अगर एक होस्ट है वो एक एजेंट की तरफ इम्यूनाइज्ड हैं, मिसाल के तौर पे हम जितने भी हैं हमने पोलियो वैक्सीन लगाए हैं बचपन में, हमारी इम्यूनिटी बन गई है पोलियो वायरस के सामने। पोलियो वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वायरस मौजूद भी हो लेकिन हम उसके होस्ट नहीं बन सकते। कब बनेंगे? जब हम ससेप्टेबल होंगे, जब हम सेंसिटिव होंगे, जब उस एजेंट में ये सलाहियत होगी कि वो हम में डिजीज काज कर सके। एजेंट में पैथोजन, पैथोजन कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो डिजीज काज कर सके। कंडीशन फेवरेबल कंडीशन उस एजेंट के लिए। मिसाल के तौर पे अगर एजेंट मौजूद भी है और आप भी मौजूद हो लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो उस एजेंट के लिए फेवरेबल नहीं है तो वो आप में डिजीज काज नहीं कर सकता। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड में जो 3 एजेंट हैं, इस 3 कंपोनेंट हैं, ये आपस में इंटरेक्ट होंगे तब ही डिजीज काज होगा। तो ये कंसेप्ट एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड से क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, एग्जाम्स में याद होना चाहिए। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड की मजीद जो है ना एक्सप्लेनेशन है और ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम दांतों की बीमारी का देख लें तो उसमें क्या है कि टीथ एंड गम्स हमारे एजेंट हो गए। अब उसमें डिजीज का ये होस्ट हो गया। होस्ट के टीथ एंड गम्स ये होस्ट में आते हैं। एजेंट क्या? बैक्टीरिया जो डिजीज काज कर सके। अब इन्वायरमेंट क्या है? सुटेबल। अगर आप शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, अगर आप शुगर का ज़्यादा, अक्सर बच्चे होते हैं ना जो ज़्यादा चीनी खाते हैं फिर उनके दांत ख़राब होते हैं। क्यों? जब आप शुगर ज़्यादा खाओगे तो आपके दांतों में क्या आ जाएगा? आपके दांतों के अंदर वो शुगर स्टक हो जाता है। तो मीठे शुगर के लिए, बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन इन्वायरमेंट है और वो आपके दांत खराब कर देता है, आपके मसूड़े खराब कर देता है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड का एग्जाम्पल है कि एजेंट, लेकिन कौन सा एजेंट? जो डिजीज काज कर सके। होस्ट, कौन सा होस्ट? जो ससेप्टेबल हो। इन्वायरमेंट कौन सा? जो फेवरेबल हो एजेंट के लिए। जब ये 3 आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो डिजीज काज होगा। इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिजीज एजेंट्स की बात हो रही है कि डिजीज एजेंट जो है वो डिफरेंट शक्ल में हो सकते हैं।
बायोलॉजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, जिस तरह इन्फेक्शियस एजेंट कोई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई एलर्जन है। केमिकल के ज़रिए शक्ल में हो सकते हैं, जिस तरह एयर पोल्यूटेंट्स हैं, कोई केमिकल्स वगैरह जो हैं एयर में फ्यूम्स वगैरह, जिस तरह अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड निगल लेते हो तो ये आप में लंग्स की डिजीज़ काज करता है, या पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है ना केमिकल्स आप खा लेते हो खुराक वगैरह के साथ, या कई केमिकल्स आपने गलती से खा लिए तो वो आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को इफ़ेक्ट कर देता है, तो वो केमिकल एजेंट में आता है। फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई शोर हो रहा है या रेडिएशंस वगैरह या हीट की तरफ आप एक्सपोज हो गए, या ज़्यादा हद से ज़्यादा कोल्डनेस है जो आपके जो है ना स्किन वगैरह इफ़ेक्ट करते हैं। अगर कोल्ड की वजह से आपके सेल्स ख़राब होते हैं तो इसको फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये फिजिकल, ये बायोलॉजिकल एजेंट, ये केमिकल एजेंट, ये फिजिकल एजेंट ऐसे जो आपके बॉडी में कोई भी फंक्शन इफेक्ट कर सकते हैं, इनको कहते हैं डिजीज एजेंट्स। एजेंट मैकेनिकल के शक्ल में भी हो सकता है, अगर आप कहीं जगह से गिर जाते हैं, आपके कोई ज़ोर की चीज़ आपको लग जाती है, एक्सीडेंट वगैरह आपका हो जाता है, तो वो प्रेशर, वो ज़ोर जो आपके मसल्स वगैरह को इफ़ेक्ट करता है, वो इंजरी, वो मैकेनिकल एजेंट में आता है। इस तरह सोशल एजेंट भी होते हैं। पॉवर्टी हो गया, आप पुअर हैं, पैसे आपके पास नहीं है, तो आपको डिजीज़ होगा या नहीं होगा। एक्सेस टू हेल्थ केयर आपका नहीं है, मतलब आप अपना इलाज नहीं कर सकते। सोशली आप आइसोलेट हैं, डिप्राय हैं, आप गरीब हैं, कोई आपसे बात नहीं करता, तो ये एक ऐसे एजेंट हैं जो क्या कर लेते हैं, जो आपके बॉडी में या मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम लेकर आएंगे और आपको डिजीज़ की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये एजेंट अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि फिजिकल एजेंट कौन सा है, केमिकल एजेंट कौन सा है। इस तरह हमारे पास मैकेनिकल एजेंट, सोशल एजेंट जो डिजीज काज कर सके, तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखें, इससे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकता है। थर्ड जो हमारे पास मॉडल है डिजीज काजेशन का, वो हमारे पास क्या है, मकमैन एंड पो का जो हमारे पास मॉडल है, या फ्यू भी इसको हम बोलते हैं, या प्यू, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी को आगे किया, एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ काजेशन। उन्होंने एक्सप्लेन की कि हमारे पास अगर एक डिजीज़ हो तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंबाइन हो के वो डिजीज़ काज करते हैं। मिसाल के तौर पे टीबी की अगर हम बात कर लें, ट्यूबरकुलोसिस की, तो उसमें बैक्टीरिया का होना ज़रूरी है। बैक्टीरिया के साथ जो है कंजेस्टेड या क्राउडेड इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। उसके साथ खुराक वगैरह आपका साफ़ ना हो। उसके साथ अगर आपके पास वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स एक वेब का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आपने डिजीज़ काज हो जाती हैं। तो मकमैन जो हमारे पास है या फ्यू जो हैं, उन्होंने क्या किया, वेब ऑफ काजेशन दी कि वेरियस फैक्टर्स आर लाइक एन इंटरएक्टिंग वेब ऑफ अ स्पाइडर, वेब ऑफ अ स्पाइडर। मिसाल के तौर पे एक बंदे को अगर स्ट्रोक होता है या फालिज अगर किसी पर्सन को होता है, तो वो कैसे होता है, उसका या हाइपरटेंसिव भी होगा, वेसल्स का मसला भी होगा, उसके ब्लड में क्लॉट्स भी बनेंगे। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मिलके एक वेब का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आप में डिजीज़ काज हो जाता है। Each factor has its own relative importance in causing the final departure from the state of health as well as interact with other modifying the effect of each other। कहते हैं कि ये जो डिफरेंट फैक्टर्स जो वेब बनाते हैं, तो हर एक फैक्टर्स या हर एक कंपोनेंट की अपनी इंपॉर्टेंस और रोल होता है डिजीज के काजेशन में। समझ गए। अब अगर यहाँ पे हम देख ले ओबेसिटी, तो ओबेसिटी में कितने कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, हार्मोन्स, कुछ लोगों का जो है ना ग्रोथ वगैरह हार्मोन में फ़र्क होता है। इसके अलावा डाइट, अगर आप डाइट काफ़ी ज़्यादा खाते हो, नॉर्मल से ज़्यादा खाते हो और ऑयली चीज़ें खाते हो, फैट ज़्यादा यूज़ करते हो, ओबेसिटी हो सकती है। फिज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी बिल्कुल है नहीं, फिर भी ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी हेरिडिटी भी हो सकती है। कुछ लोग क्या होते हैं, उसके पेरेंट्स मोटे होते हैं तो वही जीन्स उसमें भी आ जाते हैं, वो भी ओबेस होता है। तो ये क्या है,
ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो एक वेब का शक्ल इख्तियार करते हैं और आप में ओबेसिटी की तरफ लेकर जाते हैं। फिर यही ओबेसिटी क्या करते हैं, आपके वेसल्स को हार्ड करके आप में स्ट्रोक काज कर सकते हैं, आप में जो है ना हाइपरटेंसिव डिजीज आ सकते हैं, आपके हार्ट डिजीज आप में आ सकती है। तो कोई भी डिजीज जब हमारे बॉडी में होती है तो वो वेब के शक्ल में होती हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, आपका फिजिकल फैक्टर्स, आपका बिहेवियर, आपकी जेनेटिक मेकअप्स, इस तरह इन्वायरमेंट, ये तमाम चीज़ें कंबाइन होके एक वेब का शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और उस वेब या जाल जो होता है उसके एंड में आपको डिजीज़ हो जाती हैं। तो जितने भी फैक्टर्स जो इस वेब में होते हैं हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है आपके बॉडी में डिजीज़ काज करने में। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। और फोर्थ मॉडल जो हमारे पास है डिजीज काजेशन का वो है व्हील थ्योरी। व्हील थ्योरी क्या कहती है, व्हील थ्योरी कहती है कि एक पर्सन में अगर डिजीज होती है तो उसमें मेनली दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक उसका जेनेटिक, दूसरा उसका इन्वायरमेंट। जब ये दोनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं और एक पर्सन में डिजीज काज हो सकती है। A medical knowledge advance an additional aspect of interest that came into play is the comparative role of genetic। देखो इससे पहले जितने भी मॉडल गुजर चुके हैं उन्होंने जीन्स की बात नहीं की, हालांकि हमारे पास काफ़ी ऐसे डिजीज़ हैं जो जेनेटिक होते हैं, हार्ट डिजीज़ जेनेटिक हैं, सिस्ट हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं, रीनल सिस्ट वगैरह वो भी जेनेटिक हैं, इस तरह डिफरेंट हार्मोनल डिजीज़ हैं, इस तरह डायबिटीज़ हमारे पास हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये सारे जेनेटिक डिजीज़ हैं, जीन्स की वजह से होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जीन्स और इन्वायरमेंट ये आपस में इंटरेक्ट होकर डिजीज़ काज कर सकते हैं। समझ गए? हालांकि यही बात वेब और ट्राइएड ने नहीं की। टू एक्सप्लेन सच रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर द व्हील थ्योरी हैज़ बीन पोस्टुलेटेड। तो हमारे पास मोसनर एंड क्रेमर 1985 उन्होंने व्हील थ्योरी प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ डिजीज़ जेनेटिक भी होते हैं जो जीन्स और इन्वायरमेंट, अब आपके बॉडी में एक जीन में डिफेक्ट है और आपके बॉडी का इन्वायरमेंट ऐसा बना कि वो जीन इजीली खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, डायरेक्टली वो जीन्स आपके बॉडी में डिजीज काज कर लेगा। तो इसको कहते हैं व्हील थ्योरी। आगे इसकी और भी एक्सप्लेनेशन है। द थ्योरी डी एम्फेसाइज द एजेंट एज द सोल काज ऑफ डिजीज। The theory visualizes human disease in a form of wheel, which has a central hub representing the genetic component। कि ह्यूमन बॉडी में जो मेन रीज़न है वो उसका जेनेटिक कंपोनेंट है। अगर आप एक चीज़ के लिए जेनेटिकली क्या है, वीक है और इन्वायरमेंट भी फेवरेबल बन गया तो वो डिजीज़ आप में होगी। तो सेंट्रल हब जो है वो व्हील काजेशन का वो हमारे पास जेनेटिक कंपोनेंट है एंड पेरिफेरल पोर्शन जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में इन्होंने दिखाया है कि ये हमारे पास यहाँ पे जीन लाई करता है और ये इर्द गिर्द क्या है, इन्वायरमेंट है। तो जीन्स क्या है, वो सेंट्रल कंपोनेंट है और इन्वायरमेंट सुटेबल हो तो ये जीन आप में डिजीज काज करेगा। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि लाइक एनी व्हील द आउटर पार्ट इज इन्वायरमेंटल has spokes 3 in this model and the environmental component is thus divided into 3 सब कंपोनेंट। देखो सेंट्रल ह्यूमन बीइंग और उसका जेनेटिक मेकअप हो गया, समझ गए। अब इन्वायरमेंटल कंपोनेंट में क्या है, आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी या आपका इम्यून सिस्टम उस जीन को एक्सप्रेस होने देता है या नहीं देता। फिजिकल इन्वायरमेंट आपके बॉडी में कोई डिजीज वगैरह, और सोशल इन्वायरमेंट आपकी सोशल सर्कल वगैरह कि क्या सोशली आप इतने आइसोलेट हो, डिप्रेशन वगैरह में हो कि आपके बॉडी में वो चेंजेस आ गए कि जिसमें आपके बॉडी में जेनेटिक डिजीज़ का आना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आपके बॉडी में ऐसा जीन्स है जो आपको साइकाट्रिक डिजीज़ की तरफ लेकर जा सकता है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप बिजी हैं, तो वो जीन तो आपके बॉडी में होगा लेकिन डिजीज़ खास नहीं करेगा। समझ गए। तो जो हमारे पास जेनेटिक या सेंट्रल हब है उसमें ह्यूमन बीइंग आता है,
और जो कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के व्हील ऑफ काजेशन के वो फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल हैं। तो इसको आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये जो 4 मॉडल थे हमारे पास डिजीज काजेशन के, पहला जम्स थ्योरी था, सेकंड हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, थर्ड हमारे पास वेब ऑफ काजेशन और 4 हमारे पास व्हील ऑफ काजेशन। तो ये 4 मॉडल हमारे पास डिजीज काजेशन को एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट अंदाज से, लिहाजा ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज है, तो इसको यहाँ पे हम नहीं पढ़ते क्योंकि नेक्स्ट जो 3rd यूनिट है वो इसी ही का आ रहा है, तो वहाँ पे हम नेचुरल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज, स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज कहते हैं रेंज ऑफ अ डिजीज को। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक डिजीज एक पर्सन को होती है, उसको कम इफेक्ट करती है लेकिन दूसरे पर्सन को ज्यादा इफेक्ट कर लेती है। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। इन सम पीपल हाउएवर द डिजीज प्रोसेस में नेवर प्रोग्रेस टू क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस। कुछ लोग होते हैं उसको डिजीज तो हो जाता है लेकिन वो डिजीज उनको अपीयर नहीं होता और उसको पता भी नहीं होता और उसका डिजीज ट्रीट भी हो जाता है। समझ गए? तो ये क्या है कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज है कि डिजीज के भी अपने कंडीशंस होते हैं। कुछ लोगों को माइल्ड डिजीज होती है, थोड़ा सा उसको बुखार हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम उस डिजीज का मुकाबला कर लेता है और कल वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये क्या है? ये है कि द डिजीज प्रोसेस में रिजल्ट इन इलनेस दैट रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर और फेटल। कि डिजीज एक स्पेक्ट्रम है जिसमें माइल्ड लेवल भी है, मॉडरेट भी है और सीवियर लेवल भी है। तो ये एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होती हैं और इस रेंज को हम स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग टीबी की वजह से ठीक भी हो जाते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि उसको माइल्ड टीबी होता है। लेकिन कुछ लोग सीवियर कंडीशन में होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है टीबी की वजह से। तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज या रेंज को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। Because the spectrum of disease can include asymptomatic and mild cases, the cases of illness diagnosed by clinician in the community often represent only the tip of iceberg. अब आगे एक वो आ रहा है, स्लाइड आ रहा है, उसमें हम आइसबर्ग वो पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा ये समझ लें कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब किसी बीमारी की वजह से हमें शिकायत आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर शिकायत ना हो तो हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप में शिकायत जाहिर ना हो, साइन सिम्टम ना हो, तो आप में डिजीज नहीं होगी। नहीं, अगर आप में डिजीज माइल्ड कंडीशन में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप में साइन सिम्टम को अपीयर कर ले। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक पेशेंट जब उसकी डिजीज़ डायग्नोज होती है या कैंसर वगैरह तो वो एंड स्टेज में होता है, तो आप हैरान हो जाओगे कि इसको पहले क्यों नहीं पता था। वो इसलिए कि ये डिजीज़ उसके बॉडी में हिडन थी। तो समझ गए? तो डिजीज क्या होती है? वो विजिबल भी हो सकती है लेकिन वो हिडन भी हो सकती है। उसका एक रेंज होता है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैनी एडिशनल केसेस में बी टू अर्ली टू डायग्नोज और मे नेवर प्रोग्रेस टू द क्लिनिकल स्टेज। कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि वो शुरू से आपको पता चल जाते हैं और आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, उस वजह से आपको कोई साइन सिम्टम अपीयर हो भी नहीं जाती और वो कवर हो जाता है। पर्सन विद in apparent or undiagnosed infection may be able to transmit infection to other। दूसरी बात, अगर आपके बॉडी में एक इन्फेक्शन है लेकिन वो आप पे शो नहीं हो रहा, क्लिनिकल साइन सिम्टम आप पे अपीयर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डिजीज आपको नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिजीज तो आपको है, अब आपको इफेक्ट नहीं कर रहा लेकिन आप इस काबिल हैं कि उस डिजीज को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अक्सर हम सुनते हैं ना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या एड्स की बीमारी, तो क्या होता है कि HIV वगैरह, तो हो सकता है कि वो आप पे जाहिर ना हो लेकिन वो आप किसी और पर्सन को ट्रांसमिट कर सकते हो, क्योंकि वो जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर तो मौजूद है ना। जब वो आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं,
अगर वो आप पे ऊपर साइन सिम्टम अपीयर नहीं कर रहा, लेकिन वो इस काबिल हैं कि वो दूसरे बॉडी पर्सन के बॉडी में चला जाए और उसमें डिजीज़ काज कर ले, तो इस हिसाब से आपकी ये सलाहियत कि आपकी वजह से कोई और पर्सन बीमार पड़ सकता है, तो आप एज अ कैरियर का काम कर रहे हैं, तो आप कैरियर हैं। तो ये आप लोग MCQs याद रख लें कि अगर एक पर्सन में डिजीज़ इस कंडीशन में है कि उसमें साइन सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन वो उस काबिल हैं कि वो उस डिजीज़ को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं कैरियर। तो आप एज अ डिजीज कैरियर के शेप या शक्ल में अपीयर हो रहे हो। सही है। सेकेंड लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है आइसबर्ग ऑफ डिजीज फिनोमेना। ये एक फिनोमेना है और ये आप लोग MCQs के लिए याद भी रख लें। आइसबर्ग इसे कहते हैं। अक्सर अगर आप ऐसे झील वगैरह पे जाते हैं, लेक्स पे जाते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है उस झील में, तो अगर आपको ऊपर सिरे पे पानी के सतह पे अगर आपको बर्फ नजर आती है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं होता कि ये बर्फ तैर रही है। क्यों? बल्कि इसमें ये भी होता है कि उस बर्फ के नीचे पानी में काफ़ी ज़्यादा और बर्फ होती है जो कि पहाड़ के शक्ल में हो, तो इसको आइसबर्ग कहते हैं। कि जो सतह पे आपको बर्फ नजर आ रही है, तो उसके बेस में वो एक बर्फ का पहाड़ भी हो सकता है। इसको कहते हैं आइसबर्ग फिनोमेना। तो आइसबर्ग फिनोमेना यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? वो इसलिए यूज हो रहा है कि अगर एक मरीज है और उसको कोई डिजीज हुआ है और उसमें साइन सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उस डिजीज का कुछ हिस्सा उसके ऊपर जाहिर हो चुका है, बाकी उसने उसके बॉडी को इफेक्ट किया है, तो इसको कहते हैं आइसबर्ग फिनोमेना। आइसबर्ग फिनोमेना इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजीज बर्डन ऑफ अ कम्युनिटी के टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड सबमर्ज्ड पार्ट। हर डिजीज के दो पार्ट्स होते हैं। एक टिप होता है। टिप वो क्लिनिकल साइन सिम्टम जो विजिबली आपको नजर आते हैं। एक सबमर्ज या हिडन पार्ट होता है जिसको आप नहीं देख सकते, तो इस फिनोमेना को कहते हैं आइसबर्ग। यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि द फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट द क्लिनिकली अपरेंट केसेस व्हाट द फिजिशियन सी इन हिज प्रैक्टिस क्लिनिकल और हॉस्पिटल। ये जो आप मरीज के साइन सिम्टम देखते हो ना, ये उस आइसबर्ग का टिप है जो क्लिनिकली अपरेंट। तो MCQs आ सकता है कि इन आइसबर्ग फिनोमेना द अपरेंट टिप ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट क्लिनिकली अपरेंट केसेस। एक कम्युनिटी में अगर कोई डिजीज होती है और वो पेशेंट जो आपके पास आते हैं आपके क्लिनिक में, तो वो सिर्फ वो छोटा सा टिप होता है। The clinical apparent cases represent only a small fraction of total cases of a disease in a community. The remaining large hidden part of the iceberg represent the mass of unrecognized disease in the community, hidden from the view of general public or physician. देखो, अक्सर हम कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में एड्स के इतने केसेस हैं, तो जो केसेस आपके पास आ जाते हैं वो क्या होता है? वो अपरेंट केसेस होते हैं। उससे आप ये अंदाज़ा लगाओ कि ये जो अपरेंट केसेस ये हैं, लेकिन हिडन केसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो किसी भी कम्युनिटी में नंबर ऑफ केसेस जो क्लिनिकली अपरेंट होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये तो आइसबर्ग का सिर्फ टिप है, ये काफ़ी ज़्यादा और केसेस हो सकते हैं जो उस फिजिशियन से या हॉस्पिटल के साइड से वो चीज़ें हिडन हैं। वो मरीज़ अभी तक के कैरियर्स का काम कर रहे हैं, उसमें वो डिजीज़ अपीयर नहीं हुआ, लिहाजा वो नोट भी नहीं हुआ और उसको किसी ने ऑब्जर्व भी नहीं किया है। तो ये आइसबर्ग ऑफ डिजीज फिनोमेना का कंसेप्ट है कि जो आइसबर्ग का टिप होगा वो क्लिनिकली अपरेंट केसेस को शो करेगा, और जो हिडन पार्ट होगा वो क्या, वो केसेस होंगे जो सब क्लिनिकल कंडीशन में हैं, जो कैरियर का काम कर रहे हैं, जिसमें डिजीज अपीयर नहीं हुआ। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्लिनिकली डिजीज है वो क्या, डेथ
सीवियर डिजीज या माइल्ड इलनेस है। जबकि सब क्लिनिकल जो हमारे पास कंडीशंस है उसमें क्या है कि एक पर्सन को इन्फेक्शन है लेकिन वो क्लिनिकली अपीयर नहीं हुआ, या एक पर्सन को एक्सपोज तो हो चुका है लेकिन अभी उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो सब क्लिनिकल डिजीज है। और जो क्लिनिकल है, जो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो या डेथ होगी किसी पर्सन के डिजीज से, या साइन सिम्टम होंगे, या उसकी इलनेस होगी। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये आइसबर्ग से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है 3 स्लाइड्स का, वो कहते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो इंडिकेटर्स या वो पॉइंट्स जो किसी भी इलाके के हेल्थ स्टेटस को शो करते हैं वो हेल्थ इंडिकेटर कहलाते हैं। A variable which help to measure changes directly or indirectly in a health are called indicator. Indicate कहते हैं किसी चीज को शो करना। तो इंडिकेटर्स वो वेरिएबल जो हेल्थ कंडीशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। द हेल्थ इंडिकेटर आर डिफाइंड एज those variable which measure the health status of an individual and community। तो वो indicators या variable जो किसी भी community के health condition को क्या कर सकते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास मोर्टिलिटी इंडिकेटर, क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। तो जितना भी डेथ रेट है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट हो गया, क्रूड डेथ हो गया, मतलब ओवरऑल जिनकी डेथ होती है, छोटे बच्चों की जो डेथ हो रही है, तो ये एक मोर्टिलिटी इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपके कम्युनिटी में कितने लोगों की किस हिसाब से, किस एज में, किस लेवल तक उनकी डेथ होती है। इसको कहते हैं मोर्टिलिटी इंडिकेटर। ये आपके हेल्थ कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। इसको आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। सेकंड है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, किसी डिजीज के इंसिडेंस को या उसके अकरेंस को, कि एक इलाके या कम्युनिटी में जितना डिजीज बीमारी ज्यादा होगी, जितना उस डिजीज का प्रिवेलेंस ज्यादा होगा, जितने ज्यादा बीमार अस्पताल में आएंगे, वो उस इलाके का मॉर्बिडिटी रेट होगा। तो अगर मॉर्बिडिटी ज्यादा है तो मतलब वहां पे के लोगों का हेल्थ कंडीशन या स्टेटस पुअर है। ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को आप लोग समझ ले, सीख ले। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, अगर आपके पास एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन प्रिवेलेंस, अगर आपके पास स्कूल बच्चे वगैरह जो है ना, वो उनका वेट नॉर्मल वेट से कम है, सही है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ रही है, लोग जो है ना न्यूट्रिशनल डिजीज का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह क्वाशिकोर हो गया, मरासमस वगैरह हो गया, जिस तरह न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह की कमी आ जाती है, तो ये न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करता है कि आपके इलाके के लोग न्यूट्रिशनल के लिहाज से किस कंडीशन में हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, आपके पास नर्सिस कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, पेशेंट टू नर्स रेशो कितना है, तो ये सारे हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर हैं। यूटिलाइजेशन रेट, इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना होता है हमारे पास, एंटीनेटल केयर कितना हो रहा है, आपके पास हॉस्पिटल में कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, ये यूटिलाइजेशन रेट्स हमारे पास आते हैं। समझ गए? तो ये क्या है, ये भी हेल्थ के इंडिकेटर हैं। अगर आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ आप नहीं दे रहे, उसका परसेंटेज कम है, तो हेल्थ कंडीशन आपके पास पुअर होंगे। इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, अगर आपके पास सुसाइड अटेम्प्ट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं, वायलेंट मतलब गुस्से वगैरह ज़्यादा करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, स्मोकर वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपके इलाके के सोशल और मेंटल हेल्थ को शो करते हैं। जिस तरह अगर आप देख लीजिए जितनी भी हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे लोग गरीब वगैरह हैं, तो क्या है कि उनका सोशल लाइफ क्या है, हेल्थी नहीं है, मेंटल लाइफ उनका हेल्थी नहीं है, लोग ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग, चर्स, आइस वगैरह ये चीज़ें पीते हैं। तो ये क्या है कि ये उनके मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, ये शो करते हैं कि आपकी सोसाइटी ख़राब है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, तो आपके पास
आपका इन्वायरमेंट किस लेवल तक हेल्थी है मरीजों के लिए या लोगों के लिए। क्या मतलब कि साफ पानी मौजूद है, आबो हवा साफ है, आप वेदर वगैरह के साथ कंट्रोल में है, आपको पानी साफ मिल रहा है, कोई शोर वगैरह तो नहीं हो रहा, आबो हवा में कोई पॉइजनस गैसेस वगैरह तो नहीं है, केमिकल्स वगैरह तो नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो ये इन्वायरमेंटल इंडिकेटर है जो आपके सोसाइटी या कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ को बुरी तरह इफेक्ट करेंगे। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके पास हैं कि आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज कितना आ रहा है, पर कैपिटा जीएनपी कितना है, डिपेंडेंसी रेशो आपके पास कितने लोग पैसा कमाते हैं, बेरोजगारी कितने हैं, घर में डिपेंडेंट लोग कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। तो ये जितने भी लोग सर्वे करते हैं ना, और ये चेक करते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग किस लेवल तक खुश हैं या नहीं हैं, तो वो ये तमाम इंडिकेटर को क्या करते हैं, इसकी सर्वे करते हैं और इससे रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर किस कंडीशन में है, आया वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजी के सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट था। इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स के जरिए हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। इस यूनिट और एपिडेमियोलॉजी और नर्सिंग से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप लोग किसी भी चैप्टर, यूनिट या सब्जेक्ट का नेम के साथ बाई फरमान लिखोगे तो आपके पास यूट्यूब में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो या नर्सिंग से हवाले से कोई भी आपको सजेशन चाहिए या आप कोई बात डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट्स के ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे टिकटॉक आईडी नर्सिंग विद फरमान पर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।